नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण रोगों के बारे में। और ये रोग हैं, एक एड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और उसके बाद में हम मलेरिया रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस कारण ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मेरा नाम है उमेश कुमार और आप सब लोग देख रहे हैं SRL एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं हम मानव स्वास्थ्य एवं रोगों के बारे में। ये जो मानव स्वास्थ्य और रोग वाला जो हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपका पिछले वीडियो से शुरुआत हुई थी और उस वीडियो के अंतर्गत हमने रोगों के बारे में देखा था, उनके प्रकारों के बारे में देखा था। उसके साथ साथ में हमने टाइफाइड, न्यूमोनिया और सामान्य जुकाम के बारे में देखा था। तो यदि आप सबने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देखें और उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें। अब हम बात करते हैं आज के पहले रोग के बारे में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एड्स। एड्स में देखो यहां पर ये एक जो रोग है, ये एड्स है, इसकी फुल फॉर्म एक तो सबको पता होनी चाहिए। हालांकि छोटी क्लासों से हम इसको देखते आते हैं, फिर इसकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। देखो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड। ए का मतलब हो गया एक्वायर्ड, आई का मतलब हो गया इम्यूनो, डी का मतलब हो गया डेफिशिएंसी और एस का मतलब हो गया है सिंड्रोम। एस का मतलब हो गया है सिंड्रोम, या हिंदी में इसे बोलें तो हिंदी में कहा जाता है इसे उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। हिंदी में इसे कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, या इंग्लिश में इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये एक गंभीर संक्रामक रोग होता है जो कि एक वायरस के कारण होने वाला क्या है, रोग। ये जो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, जिस वायरस के द्वारा ये होता है उस वायरस का नाम होता है HIV वायरस, अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये इस वायरस के कारण से होता है। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक गंभीर संक्रामक रोग होता है जिसमें व्यक्ति की, देखो यहां पर हमें पता चल रहा है कि प्रतिरक्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह बहुत ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके कारण से शरीर होता है वो सामान्य संक्रमण से भी नहीं लड़ पाता है। सामान्य संक्रमण होते हैं वो भी उस व्यक्ति में घातक रूप लेते। तो ये जो एड्स का जो लक्षण है, इसमें अंतिम में जाकर सामान्य जुकाम वगैरह भी ठीक नहीं होता है, बुखार भी ठीक नहीं होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो कोई भी रोग हम पढ़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई एक रोगजनक होगा, कोई ना कोई क्या होगा, एक रोगजनक। और इसके लिए जो रोगजनक होता है वो होता है HIV वायरस। तो ये वायरस के कारण से होने वाला क्या है, एक रोग। यह वायरस के कारण से होने वाला क्या होता है, रोग। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी वायरस जो होता है, कोई भी वायरस होता है वो या तो DNA वायरस होता है और या फिर कैसा होता है, RNA वायरस होता है। या तो DNA या फिर RNA, दोनों वायरस में कभी भी साथ साथ नहीं पाए जाते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि ये HIV वायरस होता है, ये कैसा वायरस होता है, DNA वायरस है कि RNA वायरस, तो आपको याद रखना है कि ये कैसा वायरस होता है, RNA वायरस होता है। कैसा वायरस होता है, RNA वायरस। ये आपको ध्यान रखना है। इस वायरस को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास एक
विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। इसके विशेषता है, सबसे मुख्य लक्षण है कि इसके पास एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और यह एंजाइम इस वायरस की सबसे मुख्य विशेषता है। इसके कारण से यह आरएनए से क्या बना सकता है, डीएनए बना सकता है। आरएनए से क्या बना सकता है, डीएनए। सामान्य तौर पर किसी भी जीव में डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। लेकिन यह जो वायरस है इसकी विशेषता है कि यह उल्टा काम करता है। कैसा काम करता है, आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए। और वो क्यों बना पाता है, क्योंकि इसके पास एक विशेष एंजाइम होता है जिसका नाम होता है क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसी कारण से, क्योंकि ये उल्टा काम करता है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, इसे रेट्रोवायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, रेट्रोवायरस। याद आपको रखना है। इसके बाद में इस वायरस की संरचना देख लेते हैं थोड़ी सी। ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये संरचना देखें तो इस वायरस में जो बाहर की तरफ प्रोटीन का जो आवरण होता है, किसी भी वायरस में बाहर की तरफ प्रोटीन का जो आवरण होता है उसे कहा जाता है क्या, कैप्सिड। क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। और ये जो कैप्सिड है इसके अंदर दो प्रकार की क्या है, प्रोटीन। इसके अंदर कितनी प्रकार की प्रोटीन है, दो। एक तो है GP120। कौन सी है भाई, GP120 अर्थात ग्लाइकोप्रोटीन 120। और एक इसके पास होती है GP41। GP41। तो इसके पास दो प्रकार की तो क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं जो कि इसके कैप्सिड में प्रोटीन के आवरण में पाई जाती हैं। साथ साथ में लिपिड की क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। किसकी मेम्ब्रेन है, लिपिड की। तो ये तो बाहर का आवरण हो गया। इसके बाद में यदि आप देखोगे तो इसके पास ऐसे दो आरएनए के क्या पाए जाते हैं, टुकड़े पाए जाते हैं। दो आरएनए के क्या पाए जाते हैं, टुकड़े। और क्योंकि इसके पास आरएनए है इसी कारण से ये क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। इसके साथ साथ में इस आरएनए से जुड़ा हुआ एक एंजाइम भी इसके पास पाया जाता है। और इस एंजाइम का नाम क्या होता है, अभी आपको बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। तो ये इसकी संरचना हमने देख ली है मोटा मोटा तौर पर कि इसकी बाहर की भित्ति में दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, जिसमें से GP120, GP41। इसके अलावा लिपिड का एक मेम्ब्रेन होता है और इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम होता है और दो आरएनए के क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। हमने इसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखी है, बहुत ज्यादा डिटेल देख सकते हैं लेकिन हमारे इतना काम का नहीं है। हमें केवल इसकी मोटी मोटी संरचना याद होनी चाहिए। अब जब इसकी संरचना देख ली है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, अब इसके बारे में थोड़ी और बातें हमें जानते हैं। देखो शरीर में प्रभाव क्या करता है। ये वायरस होता है, ये जब भी शरीर में प्रवेश करता है तो एक तो कौन सी कोशिकाओं को टारगेट करता है, ये मैक्रोफेज को। कौन सी कोशिकाएं, मैक्रोफेज, या जिन्हें वृहत भक्षाणु हम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वृहत भक्षाणु जिसे हम कहते हैं। एक तो उसको टारगेट करता है और उनको क्या करता है, नष्ट। और ये कोशिकाएं होती हैं प्रतिरक्षा में काम में आती हैं, तो एक तो उनको नष्ट करता है। दूसरा ये किसको टारगेट करता है, विशेष रूप से टी लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिकाओं को टारगेट करता है, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को टारगेट करता है। इसमें भी यदि आपको याद रखना हो तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती हैं। कौन सी, हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती हैं, उनको क्या करता है, नष्ट।
और क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, नष्ट करता है, और ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, ये भी हमारी प्रतिरक्षा में काम में आती हैं। इस कारण प्रतिरक्षा तंत्र अत्यंत ही क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो एचआईवी मुख्य रूप से शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को नष्ट करता है, और जिससे व्यक्ति की रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यह हमें ध्यान रखना है कि शरीर में ये क्या प्रभाव डालता है, कौन कौन सी कोशिकाओं को यह मुख्य रूप से टारगेट करता है। इसके बाद में इसके फैलने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, कौन कौन से इसके तरीके हैं। तो देखो इसके फैलने के तरीके देखें तो एक तो हो सकता है संक्रमित व्यक्ति के रक्त से। कोई व्यक्ति संक्रमित था और उस व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला गया या दूसरे व्यक्ति के अंदर चला गया तो उससे फैल सकता है। दूसरा, संक्रमित सिरिंज या सुई के प्रयोग के द्वारा। मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसने किसी इंजेक्शन को लगाया, किसी सुई को लगाई, और उसी को किसी दूसरे व्यक्ति ने लगा लिया, और हो सकता है कि पहले वाला व्यक्ति हो वो संक्रमित हो, तो इस कारण से वो दूसरे वाले व्यक्ति को भी फैल सकता है। तो संक्रमित सुई या सिरिंज के उपयोग के द्वारा भी होता है। और ऐसा कौन से लोग करते हैं, ऐसा ज्यादातर वो लोग करते हैं जो इंजेक्शन की सहायता से नशीली दवाइयां लेते हैं, और जो दोस्त होते हैं वो एक का इंजेक्शन दूसरा दोस्त उपयोग ले लेता है, और जिसके कारण से ये रोग फैलने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद में संक्रमित माता से बच्चे में भी फैल सकता है। असुरक्षित यौन संपर्क से भी यह फैलता है। असुरक्षित यौन संपर्क, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क के कारण से भी यह फैलता है। तो ये इसके फैलने के क्या हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा रक्ताधान से भी हो सकता है। बाकी ये तो हो ही गया ना, संक्रमित व्यक्ति से रक्तादान के द्वारा, ये वाला तो हमने देख ही लिया। यदि इसके बारे में देखो तो ये सामान्य छूने से, साथ बैठने से, भोजन करने से, इनसे ये नहीं फैलता है। ये रक्त का ट्रांसफ्यूजन होगा किसी ना किसी तरीके से, या बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन होगा तो ही ये क्या होता है, फैलता है। तो ये इसके क्या होते हैं, फैलने के तरीके होते हैं। अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो लक्षण क्या है। देखो इसके लक्षण हमें क्या क्या दिखाई दे सकते हैं। शुरुआती अवस्था में बार बार किसी रोग का क्या होना, संक्रमण होना, कोई इंफेक्शन है वो बार बार हो रहा है तो वो कंडीशन हो सकती है। लगातार बुखार का आना या शरीर में क्या रहना, कमजोरी रहना। लगातार बार बार क्या आती रहती है, बुखार आती रहती है और ठीक ही नहीं होती है, शरीर में क्या रहती है, कमजोरी रहती है। वजन कम होना, लगातार क्या होता जा रहा है, वजन कम होता जा रहा है। और बाद की अवस्थाओं में देखें तो गंभीर संक्रमण होते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, शरीर बहुत ही क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो एचआईवी होता है ये वायरस होता है, और ये जो एड्स हम कहते हैं ये इस रोग से या इस वायरस से होने वाली अंतिम स्थिति को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अत्यंत ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सब कुछ हमने यहां पर देखा है। रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी रोग के लिए यदि आपको रोकथाम देखनी है तो इसके फैलने के तरीकों को हमें रोकना पड़ेगा, और वही क्या होती है, रोकथाम होती है। तो इसके फैलने के तरीके पता है कि असुरक्षित यौन संपर्क से फैलता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि किसी व्यक्ति को एक से अधिक व्यक्ति के साथ यौन संपर्क नहीं रखने चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति रखता भी है तो उस समय निरोध का उपयोग उससे करना चाहिए। दूसरा, संक्रमित रक्त का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। रक्त आदान से पहले रक्त की पूरी क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक ही सुई का बार बार उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। माता की क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो ये इसके रोकने के तरीके हो गए। तो बचाव के लिए क्या हो गया, सुरक्षित रक्त का उपयोग, केवल नई सुई या साफ सुई का प्रयोग, सुरक्षित यौन व्यवहार, गर्भवती संक्रमित महिला की चिकित्सकीय जांच एवं उपचार।
इसके बाद में यदि उपचार के बारे में थोड़ा बहुत देखें तो इसका अभी तक पूर्ण रूप से इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी दवाओं के द्वारा इस स्थिति को लंबे समय तक क्या रखा जा सकता है, नियंत्रित रखा जा सकता है। तो ये किसके बारे में था, इस HIV के बारे में, एड्स के बारे में। ये सब कुछ हमने देख लिया है और इसके बारे में नॉर्मली हमने पहले भी पढ़ा था। पहले जो यौन संचारित रोग वाला जो टॉपिक था उसके अंतर्गत भी हमने पढ़ा था। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो बातें याद रखनी है, उस वायरस की संरचना के बारे में याद रखनी है, जो रेट्रोवायरस है वो याद रखना है, इसका जो एंजाइम है वो याद आपको रखना है। बाकी सारी चीजें आपको पहले से पता होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, बाकी इनकी फुल फॉर्म आपको जरूर आनी चाहिए। तो ये था पहला रोग। और अब इसके बाद में हम एक और महत्वपूर्ण रोग के बारे में डिटेल के अंतर्गत देखने वाले हैं, और उस रोग का नाम होता है मलेरिया। कौन सा रोग है? मलेरिया। आप सबको ये जो सारी चीजें हैं जो आपको बताई जा रही हैं, क्या ये समझ में आ रही हैं? अगर अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो भी आप कमेंट में लिखकर उससे जरूर पूछ सकते हैं। और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है भाई, जिससे कि ये वीडियो है ये सभी लोगों तक पहुंच सके। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कौन से रोग के बारे में, मलेरिया रोग के बारे में। मलेरिया का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, और जो ये मलेरिया रोग है ये एक प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला क्या होता है, रोग होता है। अभी तक दो रोग, सामान्य जुकाम एड्स जो हमने पढ़ा वो वायरस के द्वारा होने वाले रोग थे। टाइफाइड और हमने न्यूमोनिया पढ़ा था, वो किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग थे। और ये जो मलेरिया है ये किसके द्वारा होने वाला रोग है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। कौन सा प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण से मलेरिया होता है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम होता है, वो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया का जो रोग कारक होता है वो एक प्रोटोजोआ है और उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम की मुख्य रूप से 4 जातियां पाई जाती हैं, या 4 प्रजातियां होती हैं वो पाई जाती हैं जो कि मलेरिया उत्पन्न करती हैं। और ये 4 प्रजातियां आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से कौन कौन सी होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। ये 4 प्रमुख प्रजातियां हैं जो प्लाज्मोडियम की हैं, और ये क्या फैलाती हैं, मलेरिया फैलाती हैं। देखो भाई, तो मलेरिया क्या है, मलेरिया एक प्रकार का संक्रामक परजीवी जनित, परजीवी का मतलब हो गया पैरासाइट, और यहां पर जो पैरासाइट होता है वो कौन होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो प्रोटोजोआ जनित क्या होता है, एक रोग होता है जो मनुष्य के रक्त में होने वाले परजीवी के द्वारा होता है। इस रोग का मुख्य रूप से क्या आती है, बुखार। मलेरिया क्या है, एक प्रकार की क्या होती है, बुखार होती है। और ये जो बुखार होती है वो एकदम ठंड लग के आती है, कपी लग के बुखार आती है। इसकी क्या होती है मुख्य विशेषता। साथ साथ में लगातार बुखार नहीं आती है, एक निश्चित अंतराल के बाद में क्या आती है, बुखार आती है। 24 या 48 घंटे के अंतराल में क्या आती है, बुखार आती है। आपको यह भी बताएंगे कि वो बुखार होती है वो किस कारण से आती है। इसका रोग जनक मैंने अभी आपको बता ही दिया, क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है और जिसका नाम क्या होता है भाई, प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, 4। और कौन कौन सी होती हैं, देखो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 प्रजातियां हैं जो किसकी पाई जाती हैं, प्लाज्मोडियम की पाई जाती हैं, और जिसके द्वारा मलेरिया होता है। आपको एक बात बता दूं, वो बात यह है कि हर बार इन प्रजातियों में से एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, और वो प्रश्न फिक्स है, और उसको आप ही याद कर लो। वो जो प्रश्न है वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, और क्या पूछा गया है कि सबसे दुर्दम प्रकार का,
सबसे खतरनाक प्रकार का, सबसे खतरनाक प्रकार का या दुर्दम प्रकार का जो मलेरिया होता है वो किसके द्वारा होता है? इस प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के द्वारा ही होता है। ये सबसे खतरनाक प्रकार का क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में मुख्य रूप से जो संक्रमण होते हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फिर आपके ओवेल के द्वारा होते हैं। फेल्सीफेरम के द्वारा कम संक्रमण होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, फेल्सीफेरम होता है ये सबसे खतरनाक प्रकार का क्या होता है? मलेरिया उत्पन्न करता है, जिसे मेलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं, दुर्दम मलेरिया भी जिसे कहा जाता है। तो ये इसका रोगजनक हो गया। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इस मलेरिया का जो ये प्रजीवी है, कौन सा? प्लाज्मोडियम, उसके जीवन चक्र के ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके जीवन चक्र को हमें याद रखना है और इसके ऊपर से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले इस मलेरिया का जो ये प्रजीवी है, जो ये प्लाज्मोडियम है, उसके जीवन चक्र को देखने वाले हैं। इससे पहले फैलने का तरीका देख लो भाई। आप सबको पता होगा कि मलेरिया कैसे फैलता है। इसका रोग वाहक कौन होता है? रोग वाहक का मतलब होता है फैलाने वाला। रोग कारक का मतलब होता है जिसके कारण से रोग होता है। तो इसका रोग वाहक कौन है? एक मच्छर। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलता है और उस मच्छर का नाम होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा मच्छर होता है भाई? मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो देखो, संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ये फैलता है और जब ये मच्छर मनुष्य को काटता है तो प्रजीवी अर्थात प्लाज्मोडियम रक्त में प्रवेश करे जाता है, मनुष्य के रक्त के अंदर चला जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। आपको यह ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो दो जीवों के ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह हो गया कि प्लाज्मोडियम अपने जीवन चक्र को दो जीवों के अंतर्गत पूर्ण करता है। इस कारण इसके होस्ट होते हैं वो कितने होते हैं? दो, जिसमें से एक तो हम खुद हैं मनुष्य और एक होता है मच्छर। तो कितने इसके होस्ट होते हैं जहां पर यह अपना जीवन यापन करता है? तो दो होते हैं। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल होता है दो होस्ट में पूर्ण होता है। एक तो होता है आपका मनुष्य और एक होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसमें से जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है इसे प्राथमिक होस्ट कहा जाता है, प्राइमरी होस्ट कहा जाता है। यह प्राथमिक है और यह द्वितीय। इसको प्राथमिक क्यों कहते हैं इसका कारण हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या देखते हैं? मलेरिया का जीवन चक्र, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में हमें देखते हैं। चलो, लाइफ साइकिल मैं खुद बना के दिखाता हूं आपको कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है। देखो, मलेरिया का जब जीवन चक्र पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करें कि कोई एक मच्छर है जो संक्रमित है। कहने का मतलब उसके पास में मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो उपस्थित है और वो संक्रमित मच्छर होता है, किसी मनुष्य को काट लेता है और काटने के कारण से उसके अंदर जो प्रोटोजोआ था वो उस व्यक्ति के रक्त के अंदर चला जाता है। तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं कि संक्रमित मच्छर स्वस्थ मनुष्य को
काटता है, जिससे जिससे क्या होता है, स्पोरोजोइट रक्त में प्रवेश करता है, रक्त में प्रवेश करता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, कौन सी? ये स्पोरोजोइट। क्या है ये स्पोरोजोइट? देखो, जो प्लाज्मोडियम होता है ना, ये प्लाज्मोडियम, इस प्लाज्मोडियम के जीवन में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जैसे कोई मनुष्य है, उसके जीवन में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जैसे बाल्य अवस्था हो गई, जैसे किशोर अवस्था हो गई, जैसे वयस्क अवस्था हो गई, जैसे वृद्धावस्था हो गई, वैसे ही प्लाज्मोडियम की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। इसकी एक अवस्था होती है, उसे तो कहा जाता है स्पोरोजोइट। क्या कहा जाता है? स्पोरोजोइट। एक अवस्था होती है जिससे बोला जाता है मीरोजोइट। क्या बोला जाता है? मीरोजोइट। एक अवस्था होती है जिससे बोला जाता है गेमेटोसाइट। क्या बोला जाता है? गेमेटोसाइट। एक अवस्था और होती है, यदि आपको याद रखना है, तो जिसे बोला जाता है साइजोंट। क्या बोला जाता है? साइजोंट। तो ये इस प्लाज्मोडियम के जीवन में अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं? अवस्थाएं होती हैं। इसमें से एक अवस्था है, वो है आपकी क्या? स्पोरोजोइट। कौन सी है? स्पोरोजोइट। और किसी भी व्यक्ति में जो इसका संक्रमण फैलता है, वो कौन सी अवस्था के कारण फैलता है? स्पोरोजोइट के कारण ही फैलता है। इस कारण आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडियम की जो संक्रामक अवस्था होती है, जो इन्फेक्टियस स्टेज होती है, वो कौन सी होती है? स्पोरोजोइट होती है। और जैसे ही किसी मच्छर ने किसी व्यक्ति को काटा, तो ये स्पोरोजोइट होती है, उस व्यक्ति के रक्त के अंदर प्रवेश करे जाती है। अब रक्त के अंदर प्रवेश कर गई, तो रक्त के द्वारा ये कहां पहुंचती है? देखो, रक्त में प्रवेश कर गई। अब ये रक्त के द्वारा लीवर की कोशिकाओं में पहुंचता है और उनमें अलैंगिक रूप से जनन करके मीरोजोइट नामक संरचना बनाता है। अर्थात यहां से आया था, कौन सी अवस्था थी? स्पोरोजोइट। और लीवर की कोशिकाओं में जाएगा, यकृत को प्रभावित करेगा, यकृत की कोशिकाओं में अपनी संख्या को बढ़ाएगा। कौन से जनन के द्वारा? अलैंगिक जनन के द्वारा। और अलैंगिक जनन के द्वारा ये अपनी संख्या को बढ़ाकर क्या करेगा? अपनी संख्या बढ़ा ली, तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो इसकी संरचना बनेगी, अब उसे क्या कहा जाता है? मीरोजोइट कहा जाता है। जैसे कि आप याद रखो कि ये मान लो कि लीवर की कोशिका थी, ये मान लो किसकी कोशिकाएं हैं? लीवर की।
और ये लीवर की कोशिकाओं के अंतर्गत ऐसी अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। इनकी संख्या को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और बढ़ाकर अंत में यह क्या हो जाता है, उस लीवर की कोशिका को क्या कर देता है, तोड़ देता है। लीवर की कोशिका को क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो इससे क्या हुआ भाई, देखो फिर जैसे ये मीरोजोइट निकले, ये लीवर की नई कोशिकाओं को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। और इस प्रकार से लीवर की कोशिकाओं को लगातार ये क्या करता रहता है, तोड़ता रहता है, और नई कोशिकाओं को क्या करता रहता है, संक्रमित करता रहता है। तो इस प्रकार से लीवर को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद में क्या होता है भाई, यहां से ये मीरोजोइट होते हैं, जब लीवर के अंदर अपना उत्पात मचा दिया, लीवर को एकदम परेशान कर दिया, उसकी कोशिकाओं को तोड़ फोड़ मचा दी। अब ये देखते हैं कोई दूसरा निशाना और दूसरी जगह ढूंढते हैं भाई कि अब कहां पर हम बदमाशी करें। ये जो प्रोटोजोआ है, और इस प्रोटोजोआ की कौन सी अवस्था है, मीरोजोइट अवस्था है, ये लीवर के अंदर खूब तोड़फोड़ मचाई है। अब ये देखते हैं हम कहां उत्पात मचाएं, तो ये ढूंढते हैं किसको, रक्त में आरबीसी को। किसको ढूंढते हैं, आरबीसी को, और उस आरबीसी को अपना टारगेट बनाते हैं। उस आरबीसी को क्या बनाते हैं, अपना टारगेट। तो अब ये किसके अंदर जाएंगे, रक्त में आरबीसी में प्रवेश करते हैं। आरबीसी में प्रवेश करके उसको तोड़ते हैं और उसके अंदर अपनी उत्पात मचाते हैं भाई। जैसे मान लो ये आरबीसी है, और इस आरबीसी के अंदर ये अपना उत्पात मचा रहे हैं। इसके अंदर प्रवेश कर गए, फिर ये इसके अंदर अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, और अंततः इस आरबीसी को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। और तोड़कर ये मीरोजोइट होते हैं, ये बाहर निकले जाते, और इस प्रकार से आरबीसी को क्या करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। इससे क्या होती है, आरबीसी की संख्या का कम हो जाती है। और जैसे ही आरबीसी को तोड़ते हैं, उसी दौरान इस आरबीसी से एक विषैला पदार्थ निकलता है, और उस पदार्थ का नाम होता है हीमोजोइन। कौन सा पदार्थ होता है, हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन जब जब रिलीज होता है, जब जब हमारे शरीर में बाहर मुक्त होता है, उस समय एकदम ठंड लगती है, एकदम कंपकपी लगती है, और कंपकपी लगकर बुखार आती है। तो जब जब आरबीसी टूटेगी तब तक बुखार आएगी, हमेशा बुखार नहीं रहेगी। इस कारण इसके अंदर जो बुखार आती है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में आती है। क्यों कि जैसे ही आरबीसी टूटती है, तो आरबीसी हमेशा तो टूट नहीं रही कि पहले संख्या बढ़ती है फिर आरबीसी टूटती है। तो जैसे ही आरबीसी टूटी, उस समय क्या आती है, बुखार आती है। अब यहां आरबीसी में अपना उत्पात मचा दिया। आरबीसी में अपना उत्पात मचाने के बाद में यह ढूंढते हैं कि अभी मजा नहीं आया भाई हमें, तो अभी तो हम और तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन अब मनुष्य के अंदर जो करना था हमने कर लिया। अब हम मच्छर में जाएंगे, और मच्छर में कैसे जाएंगे, मच्छर में जाने से पहले ये क्या करते हैं, गेमेटोसाइट का रूप लेते हैं। किसका रूप लेते हैं, गेमेटोसाइट। तो यहां से ये क्या बनाते हैं, यहां से ये क्या बनाते हैं, गेमेटोसाइट बनाते हैं, जिसे एक को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक जनक अर्थात गेमेटोसाइट।
और एक बन जाता है मादा युग्मक जनक, जिसे हम बोलते हैं फीमेल गेमिटोसाइट, और ये हो गया है मेल गेमिटोसाइट। मनुष्य के शरीर के अंदर अंतिम अवस्था जो बनती है वो बनती है गेमिटोसाइट। कौन सी अवस्था बनती है? गेमिटोसाइट। अब इस व्यक्ति को मान लो कोई मच्छर काटता है, मान लो इस संक्रमित व्यक्ति को जिसके रक्त के अंदर क्या उपस्थित है? गेमेटोसाइट उपस्थित हैं, उसको क्या काटता है? कोई मच्छर काटता है। तो जैसे ही मच्छर काटेगा वो उसके रक्त को चूसेगा, और रक्त को चूसेगा तो रक्त के साथ में ये गेमेटोसाइट हैं, ये किसके अंदर प्रवेश कर गए हैं? मच्छर के अंदर प्रवेश करे गए हैं। और रक्त है वो चूसेगा तो उसका रक्त अल्टीमेटली कहां जाएगा? मच्छर के आमाशय में। तो देखो इसके बाद में ये गेमेटोसाइट होता है, इनको क्या होता है? मच्छर काटता है। तो जैसे ही मच्छर काटेगा वैसे ही क्या होगा कि ये दोनों किसके शरीर में चले गए? मच्छर के आमाशय में। कहां चले गए हैं? मच्छर के आमाशय में। और मच्छर के आमाशय में जाने के बाद में ये क्या करते हैं? ये थोड़ा बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है। लैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं भाई? लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के द्वारा अपनी क्या बढ़ाते हैं? संख्या बढ़ाते हैं। और संख्या बढ़ाकर अल्टीमेटली ये क्या बनाते हैं? स्पोरोजोइट बनाते हैं। और ये स्पोरोजोइट होता है, ये इस मच्छर की किसमें? लार ग्रंथियों में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? लार ग्रंथियों में। और जैसे ही अब ये मच्छर किसी दूसरी व्यक्ति को काटता है तो दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाता है? संक्रमण फैल जाता है। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है? जीवन चक्र चलता है। यह आपको ध्यान रखना है। और इसका जीवन चक्र कितने होस्ट के अंदर कंप्लीट हुआ? पहला मनुष्य हो गया और दूसरा कौन सा हो गया है? मच्छर। इसका जो ये लैंगिक जनन है, इसका जो ये लैंगिक जनन हो रहा है, ये लैंगिक जनन किसमें होता है? मच्छर में होता है। लैंगिक जनन किसमें होता है भाई? मच्छर में। और इसी कारण से जिसके अंदर लैंगिक जनन होता है उसे बोला जाता है प्राथमिक होस्ट या प्राइमरी होस्ट। तो इसका प्राइमरी होस्ट कौन होता है? मच्छर होता है। मनुष्य के शरीर को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाता है? एक तो लीवर की कोशिकाओं को तोड़ता है और एक आरबीसी को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? आरबीसी को। तो इस प्रकार से मलेरिया का जो ये पैरासाइट है उसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल होता है, वो चलता है। आपको याद रखना है कि इसकी संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? स्पोरोजोइट होती है। बाकी आप सबको ये जो आपको एक चार्ट बनाया है, ये एक डायग्राम बनाया है, चक्र बनाया है, ये सब कुछ आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा पीडीएफ के रूप में। तो वहां पर भी इसको हम देख ही लेंगे। तो देखो इसके अंतर्गत देखो मैंने क्या क्या बताया, वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं कि मच्छर से मनुष्य में कैसे जाता है, इन्फेक्शन कैसे होता है। देखो जब संक्रमित मच्छर होता है, और कौन सा मच्छर है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, यह मनुष्य को काटता है तो वह अपनी लार के साथ, भाई जैसे ही काटेगा तो मच्छर की लार के साथ कौन सी अवस्था? स्पोरोजोइट। याद रखना है कौन सी अवस्था को छोड़ता है?
स्पोरोजोइट अवस्था को छोड़ता है। तो स्पोरोजोइट है वो मनुष्य के रक्त में क्या करता है, छोड़ देता है। और स्पोरोजोइट होती है यही संक्रामक अवस्था होती है जिसके कारण से मनुष्य संक्रमित होता है। मनुष्य के रक्त के अंदर चला गया कौन, ये स्पोरोजोइट। अब क्या होगा, ये कहां जाएगा, यकृत में। अभी आपको बताया था लीवर में जाएगा। तो स्पोरोजोइट होता है रक्त के द्वारा होते हुए कहां पहुंच जाता है, लीवर में। और लीवर की कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और लीवर की कोशिकाओं में तोड़फोड़ मचाते हैं खूब सारी। और तोड़फोड़ मचाकर वहां पर अलैंगिक रूप से अपनी संख्या को बढ़ाकर कौन सी अवस्था बनाते हैं, मीरोजोइट बनाते हैं। कौन सी अवस्था बनाते हैं, मीरोजोइट बनाते हैं। और अपनी संख्या बढ़ा ली। जब लीवर के अंदर इनका मन भर गया, लीवर के अंदर इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई, तो अब ये कहां होते हैं, रक्त में, आरबीसी में। कहां चले जाते हैं, आरबीसी में। आरबीसी अवस्था अर्थात इसे रक्त की अवस्था भी कहते हैं। अब ये जो मीरोजोइट होते हैं ये लीवर से रक्त में आकर लाल रक्त कणिकाओं को अर्थात आरबीसी को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और जैसे ही आरबीसी को तोड़ते हैं उससे एक विषैला पदार्थ निकलता है। क्या बताया था, क्या नाम होता है, हीमोजोइन। और उसी हीमोजोइन के कारण से मलेरिया में बुखार आती है। तो ये आरबीसी को तोड़ते हैं, आरबीसी के अंदर परजीवी बढ़ता है, आरबीसी फट जाती है और उससे भी क्या निकलते हैं, ये मीरोजोइट निकलते हैं। और इसी समय कपकपी लगकर क्या आती है, बुखार आती है। कौन से पदार्थ के कारण, हीमोजोइन के कारण। इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हो गया आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी के अंदर जब अपना पूरा काम कर लिया तो अब ये गेमिटोसाइट बनाएंगे। कि अब सोच रहे हैं कि अब किसके अंदर जाएंगे भाई, अब हम मच्छर के अंदर जाएंगे और वहां पर अपना काम करेंगे। लेकिन मच्छर में जाने से पहले इन्हें क्या बनाना पड़ेगा, गेमेटोसाइट अर्थात युग्मक जनक। तो ये किस में बदलते हैं, कुछ परजीवी होते हैं आरबीसी के अंदर क्या बना लेते हैं, गेमेटोसाइट बना लेते हैं। गेमेटोसाइट मतलब जिनसे आगे जाकर क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो ध्यान से सुनना, नर गेमेटोसाइट बन जाता है और मादा गेमेटोसाइट बने जाता है। कहने का मतलब मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट। इसके बाद में देखो ये गेमेटोसाइट किस में बनते हैं, रक्त में। और रक्त की भी किस में, आरबीसी में। अब इसके बाद में मनुष्य से अब किस में जाते हैं, मच्छर में। कैसे जाएगा भाई, जैसे इस संक्रमित मनुष्य को कोई मच्छर काटेगा तो जैसे ही रक्त चूसेगा वो रक्त के द्वारा उस मच्छर में चला गया। और उस मच्छर के कहां पर चला गया है, आमाशय में। तो देखो भाई क्या होता है कि जब कोई दूसरा मादा मच्छर इस संक्रमित व्यक्ति को काटता है, उसके रक्त को चूसता है, तो गेमेटोसाइट होते हैं जो आरबीसी के अंदर थे, किसमें थे, आरबीसी में, वो मच्छर के शरीर के अंदर चले जाते हैं। मच्छर के शरीर में चले गए, मुख्य रूप से उसके आमाशय में चले गए। और आमाशय में ये गेमेटोसाइट नर युग्मक और मादा युग्मक बनाते हैं। दोनों का निषेचन होता है और निषेचन से फिर कौन सी अवस्था बनती है, स्पोरोजोइट बनती है। तो मच्छर के शरीर में क्या होता है, मच्छर के पेट के अंतर्गत नर और मादा गेमेट मिलते हैं। गेमेट का मतलब है युग्मक। निषेचन होता है उनका और अंत में फिर से कौन सी अवस्था बन जाती है, स्पोरोजोइट अवस्था बने जाती है। अब ये स्पोरोजोइट होते हैं, ये मच्छर के कहां पर हैं, आंत में। कहां पर है भाई, आंत में। और आंतों से ये कहां चले जाते हैं, लार में चले जाते हैं। ये स्पोरोजोइट होते हैं, मच्छर की लार ग्रंथि में पहुंचे जाते हैं। और अब वही मच्छर जब किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो लार के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर देगा, संक्रमित कर देगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा क्या चलता है, एक चक्र चलता है। और जिसे हम वो क्या बोलते हैं, मलेरिया साइकिल कहते हैं, या प्लाज्मोडियम साइकिल जिसे कहा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मच्छर होता है और व्यक्ति होता है, उसमें ये मलेरिया का जो पैरासाइट है, परजीवी है, ये कैसे कैसे अपना जीवन यापन करता है, इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। जब ये सब कुछ हमने देख लिया है, जीवन चक्र को जब हमने देख लिया है, तो इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि मुख्य लक्षण, भाई मलेरिया में क्या क्या लक्षण आते हैं। तेज बुखार आती है, ठंड लगकर कपकपी होती है, और यह बुखार भी एक निश्चित हमेशा नहीं बनी रहती है,
एक आवर्ती चक्र के रूप में आती है, 24 या 48 घंटे के अंतराल पर आती है। और क्यों आती है अभी आपको बताया था कि जब जब हीमोजोइन निकलेगा तब तब बुखार आएगी। और यह हीमोजोइन किससे निकलता है? आरबीसी के टूटने से। और आरबीसी कब टूटती है? कि जब आरबीसी के अंदर ये जो प्रोटोजोआ है, जो ये प्लाज्मोडियम है, इसके मीरोजोइट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आरबीसी फटे जाती है और उसी से हीमोजोइन निकलता है और उसी के कारण मलेरिया के अंदर क्या आती है? बुखारें आती है। सिर दर्द हो जाएगा, उल्टी और मतली का मन करेगा, अत्यधिक पसीना आएगा, कमजोरी रहेगी। बुखार चक्र आपको बता ही दिया। जब परजीवी एक साथ लाल रक्त कणिकाओं को तोड़ते हैं तो एक विषैला पदार्थ निकलता है, कौन सा? हीमोजोइन। और इस हीमोजोइन निकलता है जिससे क्या होता है कि नियत समय पर बुखार आती है। और कितना? 24 से 48 घंटे के बाद में। 24 से 48 घंटे के बाद में क्या आती है? बुखार आती है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, अगर ये मलेरिया गंभीर अवस्था में चले गया, इसको ट्रीट नहीं किया गया, इसका इलाज नहीं किया गया, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ साथ में एनीमिया तो हो ही सकता है, क्योंकि आरबीसी को तोड़ेगा तो रक्त की कमी होगी कि नहीं होगी? आरबीसी की कमी हो जाएगी। और आरबीसी की कमी या रक्त की कमी को कहा जाता है एनीमिया। तो विशेषकर कुछ प्रकार के मलेरिया और कुछ प्रकार के में याद रखना, फेल्सीफेरम वाले की सबसे ज्यादा बात हो रही है। तो अत्यधिक एनीमिया, मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं और कभी कभी जान का खतरा भी हो सकता है। और यह मलेरिया ने खूब तांडव मचाया था पहले के सालों में, इसने खूब तांडव मचाया था। और आज भी मलेरिया एक महत्वपूर्ण रोगों के अंतर्गत क्या होता है? शामिल होता है। रोकथाम कैसे करें? तो भाई मच्छर रोग को फैलाता है ना, तो एक तो मच्छर को रोको भाई, मच्छरों से बचाव करना है। क्यों? पानी जमा नहीं होने देना है। जहां पर पानी जमा होगा वहां पर मच्छर के क्या होंगे? लार्वा होंगे। और जिसके कारण से ये नए नए मच्छर बनेंगे और फिर अलग अलग लोगों तक ये इस रोग को क्या करेंगे? फैलाएंगे। तो पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, मच्छरदानी का उपयोग करना है, घर के आसपास क्या रखनी है? सफाई रखनी है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा यह हो गया कि उस मलेरिया के मच्छर से हमें बचना है। तो ये किसके बारे में हो गया है? मलेरिया के बारे में। तो ये सब कुछ यहां पर हमने दो रोगों के बारे में देख लिया, एड्स और मलेरिया के बारे में। हमने सब कुछ उसकी पूरी एक एक डिटेल देखी है, दोनों रोगों को एकदम डिटेल के अंतर्गत देखा है। और यहां से कहां से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो सब कुछ आपको बताया गया है। आप सबको हमारे ये वीडियो है ये कैसा लगा है? आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, हमें ऐसी उम्मीद है। और अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में जरूर लिखकर पूछें। और बाकी यदि आप सबको हमारी ये वीडियो हैं ये अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और इसके अलावा यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।